हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो कक्षा 6 का इतिहास अध्याय 4 जो है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेसन जो है काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए इसे जो मैं काफ़ी लंबा लेकर नहीं जाती हूँ, इसको पार्ट में डिवाइड करके लेकर आती हूँ। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लें। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इसमें पता चलेगा कि वो देखोगे तभी इसमें समझ में आएगा कि इसमें क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ऐसे कौन कौन से शब्द थे जिससे पता चलता था कि लोगों में क्या गुण थे, क्या विशेषता थी लोगों के अंदर, क्या जो अंदर का क्या है, जो अंदर का था, क्या गुण थे उनके, हर चीज़ में किससे पता चलता है। तो ऐसा कौन कौन से शब्द था, ठीक है। कि तो इसमें चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कोई ब्राह्मण होता था, कोई गरीब होता था, कोई अमीर होता था। तो उसके लिए कैसे शब्द जो है उपयोग करते थे वो जानते हैं, ठीक है। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है, इन सब के आधार पर किया जाता रहा है। यानी कि एक इंसान के बारे में, लोगों की, एक इंसान का विशेषता जो है वो किससे पता चलता है। तो निवास कहाँ करता है, वो क्या कौन सा भाषा बोलता है, काम क्या करता है, परिवार का समुदाय कैसा है, कौन से परिवार से है। फिर सांस्कृतिक परंपराएं के आधार पर किया जाता है। सांस्कृतिक से जो शुरू से चलता आ रहा है, पढ़ाई लिखाई से, उन सबसे रिलेटेड जो होता है, उन सब से जो हमें पता चलता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जो कुछ शब्द को देखो। कुछ शब्द क्या है, जैसे कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, ठीक है। हमारे जो वेदों में दो ऐसे समूह हैं जिससे पता चलता है कि काम के आधार पे लोगों को बांटा गया। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित जो होता है उनको कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। ये जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी यज्ञ करते हैं, कभी कभी अनुष्ठान करते हैं। और दूसरे लोग कौन थे, राजा, ठीक है। ये जो है दो लोग जो काम के आधार पे, ये यज्ञ भी था इनका काम करना, और राजा थे वो भी जो है शासन संभाल रहा है, तो वो भी एक काम करना हुआ। तो इससे जो है पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यानी कि जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, राजा जो है, जो आने वाले राजा है हमारे, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कैसे थे, कर वसूलते थे। और इनको उनके पास बड़ी बड़ी राजधानी ज़मीन होती थी, महल में रहते थे, उनके पास बहुत सारा सेना होता था, पैसा धन दौलत होता था, वह कर वसूलते थे। तो ये जो राजा है ये इनमें से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो देखो ये कैसा राजा है। तो प्रायतः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है अपने आप ही शासन बन जाता था, ठीक है। क्या है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो होता था वो अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था। यानी कि पहले अभी इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आता है कि जो जैसे पुत्र मरेगा तो पुत्र वांशिकता जिसे बोलते हैं, पुत्र मरेगा तो फिर उसका जो है, मतलब बाप मरेगा तो पुत्र उसका शासन पे राज करेगा। फिर उसका बच्चा मरेगा तो फिर उसका जो औलाद होगा उसका जो है उस पर शासन करेगा। तो ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी करके उसी का ही खानदान के वो बनते हैं। तो इस समय जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि पिछले अनुभव, आपके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन गया है, आप उसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अनुभव को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते होंगे, अब आप माइंड यूज करके बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय, एक मिनट फ्रेंड्स, इस थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का सम्मेलन होता था। किन शब्दों का, दो शब्दों का। एक था
जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। एक क्या था, एक था जन जिसका जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। क्या निकलता है? विश्व से वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम जो है मतलब हम जो है 5वें विस्तार से पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में। ठीक है, जो मैं इसके बाद जो लेकर आऊँगी उसमें जो है हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर होगा। इसके बाद है ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष का मतलब होता है वैश्य और जनों का मतलब क्या हुआ है? जन, जन का जन होता है। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, ऋग्वेद में विष और जन दोनों जो है वे नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भरतजन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। इसके बारे में ही कई सारे बताए गए हैं, इसके बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? हाँ, तो आपने टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने प्रार्थना लिखी थी वो खुद को कभी कभी क्या कहते थे? आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्तु कहते थे। जो उनके विरोध में कुछ बोलते थे या करते थे उनको दास बोलते थे या फिर दस्यु बोलते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। क्या होता था? ये कंफर्म नहीं है, एक शायद बोला गया है कि ये जो है दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। जो दस्यु होते थे, दस्यु यानी जो उसके विरोधी होते थे, दास होते थे उसको। बाद के समय में दास जो है स्त्रीलिंग, जो स्त्री में होता था वो दास ही होता था। तो दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ये अभी नहीं, इस टाइम तो दास ही बोला गया, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे दास का मतलब गुलाम होता है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे, मतलब दोनों ही होते थे, स्त्री भी होती थी और पुरुष भी होते थे, दोनों को ही दास रखते थे। जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। क्या करते? जब युद्ध हो जाता था तो उनको जो है बंदी बनाते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। हाँ, दास को क्या करते थे? उनके मालिक की जायदाद है इसलिए उसको बंदी बना के रख लेते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे वे सब जो है करना पड़ता था। जो भी मालिक उसको बोलता था करने के लिए, जो मालिक चाहता था कि ये काम करे, तो वो जो है जो दास होता था उनको सब कुछ करके देना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यानी उत्तर के दिशा में ऊपर के साइड, पश्चिम की साइड में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। जिस युग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय क्या हुआ? दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। चलो आगे पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था दूसरी जगह पे। खामोश प्रहरी, इसे खामोश प्रहरी कहा गया, यानी कि किसी को पता नहीं चला, चुपके चुपके से बना रहे थे। तो कहानी महापाषाणों की। अब हम कहानी पढ़ेंगे जो महापाषाण होते थे। महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो बड़ा पत्थर के बारे में जो है पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लोग उसकी जो है कहानी पढ़ेंगे किस तरह से होता था, क्या कर रहे थे वो साइड से। ठीक है, तो अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो है शिलाखंड जो है महापाषाण के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि जब लोग मरते थे तो उनको चारों तरफ जो है पत्थरी से बिल्कुल सजावट भी करते थे, लगाते भी थे। बड़े बड़े गोल गोल से पत्थर होते थे, उनको लगाते थे। ठीक है, एक बार आपको चित्र दिखाती हूँ, ये रहा, इसे आप देख सकते हो। ये देखो पत्थर किस तरह से लगाया गया। तो ये जो है ना हमारा, ये पत्थर यहाँ लगा है, ये जो आप देख रहे हो ये भी सिल्क या ये भी पत्थर ही होता है। फिर ये देखो बड़े बड़े चट्टान हैं। तो ये जो लगाए गए हैं इसको ही बोला गया है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस कबर के बारे में। ठीक है, ये किस तरह से था तो जान लेते हैं। यहाँ पे ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जब जहाँ पे लोग मर जाते थे तब लगाते थे। महापाषाण कब्रें, महा यानी बड़े बड़े बड़ा पत्थर का जो है कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितना
300 साल पहले शुरू हुई थी। कितना हुआ था? अभी से 300 साल पहले शुरू हुआ था ये प्रथा। दक्कन, यानी दक्कन जो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा होता है कोन जैसा, वहाँ पे। और दक्षिण भारत भी हमारा यही होता है। और उत्तर पूर्वी यानी ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ऊपर का साइड वहाँ। तो उत्तर पूर्वी जैसे कि हमारा कश्मीर में प्रचलित है। ये जो है हमारा ज़्यादातर कहाँ पे? कश्मीर में भी प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। हम अभी देखेंगे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। अभी के टाइम पे आपने देखा होगा, गांव घर में आपने कभी देखा होगा या कहीं घूमने गए होगा, तो पत्थर से जो है घेर घार के जो है बहुत अच्छे से जो है उसको, जो मृतक शरीर होता है उनको अंदर दफना करके उसको पर पत्थर से किया जाता है। तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा हमारे दक्षिण के साइड में। तो कुछ जो महत्वपूर्ण आसन, हाँ, जो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखते थे। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, यानी ऊपर भी होता है और भीतर भी होता है। लोगों की जैसे जैसे मानसिकता थी उस समय, उस हिसाब से वो करते थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ इसके बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, पत्थर के बारे में ही, कब्रों के बारे में ही। इसके बारे में अगर आए तो डिटेल से लिखना है। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं गोलाकार पत्थर मिला। तो ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। जमीन के नीचे है, यही एक प्रमाण है। क्या है? कि गोल गोल बड़ा बड़ा पत्थर हमें देखने को मिला, वैज्ञानिकों ने ढूंढा। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। महापाषाण के निर्माण के लिए, यानी कि बड़ा बड़ा पत्थर का जो निर्माण करना होता था, तो उसके लिए जो है बहुत सारे कई तरह के उन्हें जो है काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, यानी कि एक अच्छे से उसे लाइन वाइज लिखने बोल रहा है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, शिलाखंड को जो है ढोकर लाना, और बड़े पत्थरों को तराशना, और मरे हुए को दफनाना। ये क्या था? इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। अब क्या था? इन सारी जितनी भी कब्रें दिखती थी उनमें कुछ समानताएं थी। क्या थी? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो वहाँ पे कब्र की खोजबीन हुआ है तो वहाँ से पता चला है कि कुछ जो है कब्र जो है उसमें मिट्टी के बर्तन के साथ उसे दफनाया गया है मृतक को, और जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ये जो है काले और लाल जैसे जो है बर्तनों से उसको उसके साथ जो है दफनाया गया है, तो वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। इनके साथ और क्या मिला है? लोहे के औजार भी मिले उस कब्र में, और जो है हथियार भी मिले। घोड़ों के कंकाल और सामान्य तथा पत्थर और सोने के गहने, ये भी हमें मिले। घोड़ों का कंकाल मिला, मतलब घोड़ा भी उसको देते होंगे, और सामान्य तथा पत्थर और सोने के गहने मिले। ठीक है, जब ज्वेलरी कोई हैवी या महंगा मिलता था तो उनसे ही पता चलता था कि ये जो है अमीर व्यक्ति का है। अभी हम आगे अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में, चलिए देख ले। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सवाखदान शिट्क कहा जाता है। यहाँ दिखाई गए शिट्क में एक पोर्ट हॉल यानी बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। जैसे बताया गया है। तो क्या होता था? गहने, हथियार, घोड़े का कंकाल, ये सब जो है हमें उसमें ही मिला। ठीक है, ये जो है देखो सारे सामान जो है मिले हुए हैं। कहाँ से मिला है? ये सारा जो दिख रहे हो आप, ये कब्र से मिला है। ठीक है, तो बाईं और घोड़े के लिए सामान, ये घोड़े के लिए है, उस पर डालते हैं ना, तो नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, ये जो आप देख पा रहे हो कुल्हाड़ी है, और नीचे एक कटार है। ये बस एक चित्र के बारे में बताया।
आगे आता है पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। वहाँ पे क्या असमानताएं थी, क्या क्या थी, कैसी थी वहाँ की सामाजिक, जो लोग रहते थे वहाँ किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। उनका मानना है पूरी तरह से कि जो कंकाल हमें मिले हैं वो जो है वो क्या है कि उसी व्यक्ति की है, यानी जो भी वस्तु वहाँ से मिली है, जिस कबर से जिसके कबर से जितनी वस्तुएं मिली, मतलब सारे उसी व्यक्ति की है जो मर चुका है। ठीक है, तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। यानी कि ऐसा जब खोज हुआ तो ऐसा नहीं किया ना कि एक कोई बस खोदा होगा और बाकी छोड़ दिया होगा, उन्होंने और भी खुदाई जारी की, तो उन्होंने खोदते खोदते एक और कब्र मिला जो डिफरेंट था। उसमें जो था बहुत सारा सामान था, बहुत महंगी महंगी भी सामान थी, तो जिससे क्या पता चलता उस समय भी क्या था, समानताएं थी। ठीक है, ब्रागरी को देखो, यह अब यहाँ पर आते हैं, हमें ये मानचित्र 2 पर देखने के लिए बोला है तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ब्राहगिरी को खोजो। यहाँ पे यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सोने का आगे बढ़ते हैं। तो एक जो है, एक व्यक्ति की कब्र में कितना मिला, 33 सोने के मनके मिले और शंख पाए गए हैं। ठीक है, दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे समानताएं थी, असमानताएं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे, यानी कि उसके गुलामी थे, उसके साथ काम करने वाले थे। इस तरह का वहाँ का कुछ रवैया था। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? जो कुछ इसमें बोल रहा है, जो कब्र है वो क्या कुछ खास परिवार के लिए भी थी? जैसे कि कब्र जब बनाते थे नीचे छेद रखते थे उस कब्र में जाने के लिए, तो इस तरह से क्यों करे होंगे? क्या पता उनके परिवार का कोई मृत्यु होगा तो उसी में शायद उसको भी डाल दें, ऐसा कुछ था। तो चलिए एक बार पढ़ के जो है हम पता लगाते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, अब देखो वही बात आ गई, कंकाल जो है एक से अधिक मिला है। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। उन्हें क्या लगा कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही समय पर जो है तो अलग अलग समय पर दफनाया गया है एक ही कब्र में। जैसा कि मैंने अभी बोला था वही, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, यानी कि उसे अंदर से घुस कर के उसको भी वहीं पे दफनाते थे। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को, ठीक है, गोलाकार बनाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने द्वारा आ सकते थे। यानी कि ये क्या था, तो वहाँ उस स्थान पर क्या करते थे, गोलाकार लगाए गए पत्थर, जहाँ पे गोलाकार जो पत्थर होता है वो चट्टान चिन्हों का प्रयोग करते थे। वो चट्टान को एक चिन्हित कर देते थे कि ये मेरा पत्थर है, तो ऐसा कुछ वो डॉट लगा देते थे, चिन्ह लगा देते थे, जिससे उन्हें पता चल जाए। काफ़ी साल के बाद भी कोई अगर इंतकाल करे तो उनको पता चल जाए कि ये जो है इनका ही कब्र था और इसमें ही इसको डालना है, इसलिए जो चिन्ह करके रख देते हैं। यहाँ लोग जो है आवश्यकता अनुसार रवि को
शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ये क्या कहला, शवों को दफनाने के लिए दोबारा जो है आ सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक विशेष आदमी का कब्र मिला, उस कब्र के बारे में हम जान लेते हैं डिटेल से। उस कब्र में ऐसा क्या था जिसके बारे में हमें अलग से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनाम गांव को खोजो। इनाम गांव को हमें मैप में खोजना है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितना, 3600 से 2700 साल तक जो है लोग रहते थे। यहाँ व्यस्थिक लोगों को प्रांतः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना जाता था। जो वहाँ पे वयस्क होते थे, जो वयस्क लोग होते थे, उनको जो है गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार तो उनको घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उनका मानना था कि जो मृत्यु के बाद है, उनका मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। तो इसीलिए उनकी मानसिकता थी, उनकी मानसिकता थी कि हम बर्तन, कुछ खाने के सामान जो है उसके साथ दफना दे, सोना चांदी जो है कुछ दफना दे, ताकि वो वहाँ पर खाए पिए, ऐसा कुछ सोच के वो करते थे। ठीक है, तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी की विशेषता जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो यही आदमी है। तो एक आदमी है जो 5 कमरे उसके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो उसको जो है मकान के आंगन में 4 पैरों वाले जो है एक बड़ा लिया है, मतलब 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी कि उनको जो है एक बड़ा सा संदूक में दफनाया जाता था आंगन में। तो बस्ती के बीच में बसा यह है, एक मिनट फ्रेंड, ये हटा दूँ। ठीक है, समझ में। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। इसका क्या रीज़न था? बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इससे क्या पता चलता है? कोई बहुत बड़ा आदमी होगा उसको, या तो मुखिया होगा या फिर कोई और राजा होगा। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। ये हमने पढ़ा। तो हमने इसमें यही पढ़ा कि एक जो आदमी है वो अलग है, उसके लिए जो है 5 कमरे वाले घर था, उसमें आंगन जो है उसी में एक 4 पैर वाला संदूक है, उसी में उसको बंद करके जो है उसको दफनाया गया है। और उसके साथ जो है क्या जो है अनाज वगैरह उसका को जो है वो सब भी मिले, और उसका पैर जो है मुड़ा हुआ था बिल्कुल। ठीक है, क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन? कंकाल का अध्ययन जब किया तो क्या हमें मालूम चला, वो एक बार हम इसमें देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। अब देखो, अब कोई लड़का है या लड़की है ये तो हमें उतना पता नहीं चलता, कंकाल तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो क्या तुम्हें ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? अब इसमें कह रहा है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग जो है कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। सामान को देखते थे और उसका अंदाज़ा लगाते थे। तो जो ज्वेलरी वगैरह मिलती थी तो सोचते थे कि स्त्री का होगा, महिलाओं का होगा, औरतों का होगा। लेकिन उदाहरण के लिए क्या बोला है, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं।
क्योंकि अक्सर जो है पुरुष भी आभूषण पहनते थे, पहले टाइम पे क्या करते थे, पुरुष भी जो है आभूषण पहनते थे, तो इससे जो है पता नहीं चल पा रहा था कि किसका है, ये शव किसका है। तो आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। चरम नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक नाम का चरक नाम का प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्हें जो है चिकित्सा शास्त्र पर चरक महिमा संहिता उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ये जो वैज्ञानिक था उसने बताया कि 360 हड्डियां जो है होती है। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों की काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 206 हड्डी से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह बड़ा संख्या जो है बताई थी। उसने अपना जो है जोड़ जोड़ कर उसने ऐसा कुछ बताया। ठीक है, तो हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है। ठीक है, जो भी समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करें, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, वो काम धंधा क्या करते थे उस बारे में जानते हैं। खेती बाड़ी क्या करते थे, क्या उगाते थे, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में जो है जान लेते हैं। ओके, एक बार से देखते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज जो है मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां यहाँ मिला है। यहाँ जो है हड्डियां भी मिली है। यहाँ पे जो है हड्डियां भी मिली, अनाज भी मिले। तो कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें जो है खाते होंगे। जो जानवरों की हड्डी से कटी कटी उन्हें मिली, तो उससे क्या लगा कि इसको जो है लोग खाते होंगे। तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवरा, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती है। ऐसे साक्ष्य जो है मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो है रस भरियां एकत्रित की जाती थी। बस इसमें इतना ही है। वो क्या करते थे, मोटा मोटा बताऊँ तो जो चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब जो है वो बीज जो है मिले वहाँ से, जिससे पता चलता है कि वो फसल ये उगाते होंगे। तो इन हज़ारों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि वो खाते होंगे, जानवरों को उन्हें अपना शिकार बनाते होंगे। ठीक है, तो उनमें से हमारा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, ये सब जो है आ गए नहीं। तो ऐसा है कि ये सब जो है मतलब उनकी जो है हड्डियां भी पाई गई है। ये सब जानवरों की हड्डियां पाई गई तो इससे पता चलता है कि ये साक्ष्य बहुत ज़्यादा है कि बेर, ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ये जितने भी हैं ये रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। यानी कि जब सूखा पड़ता होगा तो वो जो है जामुन को, खजूर को जा कर के एकत्रित करते होंगे और फिर यहाँ दिल्ली जो है खाते होंगे। मतलब वो जब सूखा पड़ जाता होगा तो वो जो है उसको खाते होंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है इतना ही है आज का, और नेक्स्ट मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।